हेलो बच्चे लोग, सब मस्त। वेरी गुड। तो देखकर समझ में आ ही रहा होगा, हम लोग कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5 अभी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। नाम सुना है पहले कभी? होमोलोगस सीरीज सुना है तो बढ़िया बात है, नहीं सुना है तो नो प्रॉब्लम। मैं हूं ही, आज सब समझ लेंगे, ठीक है। इसके पहले जितने भी वीडियोज हुए हैं प्लीज उन सबको देख कर आओ, ठीक है। उसमें जो भी बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं वो सब आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये वीडियो या इसके आगे में के वीडियोस में जो बताया जाएगा इस चैप्टर में वो समझ में आएगा। समझे सर? ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए सारा वीडियो एक बार अच्छे से देखो, जरूरत पड़े तो रिवाइज भी करो और फिर इसको देखना शुरू करो, ठीक है। चलिए, अरे पहले एबीसीडी पढ़ लेंगे तब शेक्सपियर का नॉवेल पढ़ेंगे ना, ठीक है। अभी ठीक से एबीसीडी भी नहीं आता है, हैमलेट पढ़ने चलेंगे तो नहीं होगा। वही बोल रहा हूँ कि जो पहले के वीडियोज में जो पहले की बातें बताई गई हैं उनको पहले अच्छे से उन पे कमांड कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग को पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। नाम से कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में दो टाइप के ऑर्गन्स पढ़े होंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स। कुछ घंटी बजी? कुछ कुछ वैसा ही है, उतना भी सिमिलर चीज नहीं है, बट होमोलोगस का जो ओवरऑल मतलब है वो वही है, सिमिलर, एक जैसा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज ऐसे सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, या ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में तो सिमिलर हो ही, उनका मॉलिक्यूल्स का जो बेसिक पैटर्न है ना वो भी सेम रहे, ठीक है। बस कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ते जाए, ठीक है, बस इतना ही। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have a very similar pattern of molecules, right, but each time numbers of atoms will increase। बात आ रही है समझ में? बहुत सारा कंपाउंड है, पहला कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम था, दूसरा कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम हुआ, तीसरा कंपाउंड में तीन कार्बन एटम्स हुए, ठीक है। और उसी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम्स भी बढ़ते गए, लेकिन उनका जो पैटर्न है ना वो एक जैसा है। मतलब हम लोग देख के बोला जा सके कि ये सब मॉलिक्यूल तो एक ही जैसा लग रहा है यार, ठीक है। अगर मैं 10 मॉलिक्यूल दे दूं एक ही सीरीज का तो आप ना देख ही के बोल दोगे कि अरे ये सब तो एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है, बस एक छोटा है एक बड़ा है, बस इतना ही अंतर है। तो होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों एक ही जैसा पाया जाता है, एकदम सेम होने की जरूरत नहीं है, बट एक ही जैसा। और मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक ही पैटर्न पे रहता है, ठीक है। अंतर किसका रहता है? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, और फंडामेंटली बोले तो बस कार्बन एटम, राइट। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, a series of compounds with very similar, मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है, with very similar physical and chemical properties and also मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा, ठीक है, एक ही पैटर्न पे रहेगा, ठीक है। अंतर किसका आएगा? देयर इज continuous increase in number of atoms of carbon
and hydrogen by the unit of CH2। अब ये क्या आया? देखो भाई, समझो बात को। होमोलोगस सीरीज में जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनेगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स तो चेंज करेगा ही, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे तो एक कार्बन एटम रहेगा, फिर 2 होगा, 3 होगा ऐसे। लेकिन हमेशा जो अमाउंट होगा ना नंबर ऑफ एटम्स का, वो हमेशा सेम रहेगा जितने से वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पहले वाले में एक था, दूसरे में 2 हुआ तो तीसरे वाले में 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सेम अमाउंट से बढ़ाना है नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है। और वो अमाउंट कितना होगा पता है? CH2। ये CH2 क्या है भाई साहब? बोलेंगे सर, एक कार्बन एटम है, इसमें इसकी 4 वैलेंसी होती है या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने 2 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग कर रखा है, ठीक है, दैट इज CH2। इसने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ऑलरेडी बॉन्डिंग कर रखा है, पर 2 वैलेंसी अभी भी खाली है, अभी भी 2 बॉन्ड और भी बनाने बाकी है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं CH2। इसीलिए CH2 के इधर उधर मैंने 2 बॉन्ड दिखाए हैं, क्योंकि ये 2 बॉन्ड अभी भी खाली है, इधर कोई जुड़ेगा। आप अगर ये 2 बॉन्ड नहीं दिखाते हो, सिर्फ CH2 लिख देते हो, तो ये गलत है भाई, ये लिखना गलत है। क्योंकि ऐसे आप लिख रहे हो तो तुम फिर मतलब हो गया कि ये एक कंपाउंड है, और CH2 जैसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। कैसे होगा? 2 ही वैलेंसी फुलफिल्ड है, अभी 2 तो बाकी ही है ना। तो इस तरीके से दिखाना जरूरी है। तो हर कॉन्जेक्यूटिव मेंबर के बीच में ये भी बोलना जरूरी है, ये भी लिख देता हूं, ठीक है। बिटवीन ईच कॉन्जेक्यूटिव मेंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है। हर कॉन्जेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का अंतर रहेगा, मतलब पहला और दूसरा दोनों में CH2 का डिफरेंस रहेगा, इतना ही का अंतर रहेगा। पहले और तीसरे में नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरे और तीसरे में रहेगा, तीसरे और चौथे के बीच में रहेगा। तो हर कॉन्जेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का अंतर आएगा। बात आ रही है समझ में? तो और अगर तुम मास के टर्म्स में बात करो तो कितने मास का डिफरेंस आएगा? CH2 का मास कितना होगा? कार्बन का मास कितना होता है? 12U। और हाइड्रोजन का मास होता है 1U, लेकिन सिंस 2 एटम्स है तो 2U, तो टोटल कितना हो गया? 14U। तो या तो बोलेंगे कि CH2 का अंतर रहेगा, या मास के टर्म्स में बोलेंगे कि 14U का डिफरेंस आएगा बिटवीन ईच मॉलिक्यूल। बात आ रही है समझ में? तो यही है होमोलोगस सीरीज। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स with very similar physical and chemical properties and also the pattern of molecular structure, but each time number of atoms will increase and they will increase by CH2 unit or in terms of mass by 14U unit, ठीक है। हर 2 मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का अंतर आएगा और 14U का अंतर आएगा। अगर तुम इतनी बातें लिख देते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो इतनी बातें अगर तुम लिख देते हो ना, मार्क्स काटने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है, कोई स्कोप नहीं बचता है, फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ, कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो जैसे अभी मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना लिख देना, ये CH2 वाले को हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, इसको अच्छे से लिखना 2 बॉन्ड के साथ, उसका मास दिखा देना, ये भी लिख देना कि बिटवीन ईच कॉन्जेक्यूटिव मेंबर। इतने में मार्क्स काटने के लिए जगह बचेगा ही नहीं, फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो अब हम लोग ना इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। 3 शब्द आप पहले से जान चुके हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों क्या है? होमोलोगस सीरीज ही तो है ना। कैसे अभी हम लोग समझेंगे इन तीनों को डिटेल। फिर अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो तुम लोग को समझ में आना चाहिए अभी। एक एसिड का नाम क्लास 7 से ही सुनते आ रहे होंगे, जो कि इंसेक्ट्स के या एंट्स के स्टिंग में पाया जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। याद आया या नहीं याद था?
याद नहीं था तो एसिड्स एंड बेसिस के भी वीडियो बने हुए हैं, वो भी जाके देख लो। फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH ऑर्गेनिक एसिड है। दूसरा एसिड जो सुने होगे जो विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। कुछ एक जैसा दिख रहा है? दिखना चाहिए अगर नहीं दिख रहा है तो। देखो इसमें भी COOH है और इसमें भी COOH। ये COOH वाला जो पोर्शन है ना, यही बता रहा है कि ये दोनों जो है एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। तो एक ही जैसा पैटर्न है ना, बस चेंज क्या हुआ है? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इस वाले पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, वो एक ही COOH पहले भी था और एक ही है। लेकिन इधर देखो कितने से इंक्रीज हुआ है, पहले एक हाइड्रोजन था अब 3 हाइड्रोजन हो गया। पहले इधर एक ही कार्बन था अब 2 कार्बन एटम्स हो गए। तो अंतर कितने का आया? CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गया है। CH2 यूनिट का अंतर आया है ना। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है। कौन सा होमोलोगस सीरीज? कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, जिसका पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड ऑल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड। दूसरा मेंबर है एसिटिक एसिड ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। लेकिन डिफरेंस किसका है? सिर्फ CH2 का। बाकी जो पैटर्न था वो आगे बढ़ता रहेगा। इसका अगला मेंबर आता है प्रोपेनोइक एसिड, उसमें एक और कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो अगला मेंबर कैसा बनेगा? CH3 CH2 COOH। देखो ये वाला CH2 बढ़ गया, बाकी सब कुछ उतना ही है। ये CH3 इसमें भी था, COOH इसमें भी था, एक CH2 बढ़ गया, ये प्रोपेनोइक एसिड। एक अगला मेंबर में एक और CH2 आ जाएगा बीच में। ठीक है, एक एक CH2 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 से बढ़ता रहेगा। तो कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, कोई भी होमोलोगस सीरीज हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ये भी आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। सब में हर कंजेक्यूटिव मेंबर के बीच में। अब ये नहीं बोलेंगे कि फॉर्मिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड में तो CH2 का अंतर नहीं है, उसमें तो C2H4 का अंतर है। होगा भी। अरे मेरे भाई, कॉन्जेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कंपेयर करना है, मतलब इसके बाद इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ नहीं। ठीक है, तो पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करो, दूसरे के तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पहले वाले को चौथे वाले के साथ कंपेयर नहीं करने लगना। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन करोगे तो हमेशा अंतर CH2 यूनिट का है। बात समझ में आई? बस इतनी ही से तो बात है, आगे बढ़ा जाए। तो ये हुआ सब कुछ किसके बारे में? होमोलोगस सीरीज के बारे में। मतलब ट्रस्ट माई वर्ड्स, इतनी बातें अगर तुम लिख देते हो एग्जाम्पल्स के साथ, थोड़ा स्ट्रक्चर भी उसका बना के एक्सप्लेन कर देते हो, फिर एक मार्क्स नहीं कटेगा, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल्स में 3 बहुत बेसिक सीरीज है। ठीक है, 3 एकदम फंडामेंटल सीरीज है। मतलब इस टॉपिक के शुरू में ही पढ़ने लायक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इससे पहले कि इनको हम लोग पढ़े, आप लोगों को एक चीज अच्छे से बता दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये बात एकदम बिठा लो दिमाग में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी स्मॉल n का एक ही मतलब होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कहीं भी स्मॉल n आया उसका एक ही मतलब होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ना हम लोग अलग अलग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। जैसे 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है। ये सब टर्म सुना है ना, ये सब प्रीफिक्स खूब यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरीके से इधर भी होता है, लेकिन इधर मोनोडाई नहीं होता है, कुछ और होता है। क्या देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
वैसे तुम लोगों का काम तो 8 तक भी जानोगे ना अच्छे से, अगर 8 तक भी याद रहता है अच्छे से तो काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन बेहतर है कि आप थोड़ा सा ज्यादा जाने। 1 के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है मेथ। ध्यान रहे ये प्रीफिक्सेज है, यानी कि उपसर्ग। हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय, पता नहीं तुम लोग हिंदी पढ़ते भी हो कि नहीं। अगर पढ़े होगे तो उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, जो शब्द के पहले लगे और उनका मतलब बदल दे, तो ये प्रीफिक्स है, इसको हमेशा पहले लगाना है, बाद में नहीं, ठीक है। तो 1 के लिए होता है मेथ, इसीलिए मेथेन में एक कार्बन एटम होता है। अभी जो बताया था फॉर्मिक एसिड, उसका दूसरा नाम क्या बताया, मेथेनोइक एसिड, क्योंकि उसमें एक कार्बन था। 2 के लिए क्या होता है, एथ, ठीक है, मेथ एथ। तो 2 कार्बन वाला एल्केन होता है मेथेन, 3 वाला होता है प्रोपेन, तो उस 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट बट नहीं ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट, 8 के लिए होता है ऑक्ट, 8 के लिए तो यही है हर जगह, 9 के लिए होता है नॉन, 10 के लिए होता है डेक, 11 के लिए होता है अनडेक, 12 के लिए होता है डोडेक, और ऐसा ही होता है। और इतना से हमारा काम चल जाएगा, और तुमको कम से कम 8 तक याद होना चाहिए, बाकी अगर नहीं रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन 8 तक तो पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लो, मतलब ये वही इसका ये एबीसीडी में ही आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये एकदम पता ही होना चाहिए। तो अगली बार से अगर कोई मॉलिक्यूल का नाम दिखे जिसमें ये टर्म्स यूज हो, एक बार ध्यान देना गौर से, ठीक। अच्छा इसमें प्रॉप लगा हुआ है यार, 3 कार्बन एटम है क्या, राइट, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लेना है। तो हमें पढ़ना है अल्केन, पहला होमोलोगस सीरीज। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, पहले तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, बताया है पहले के वीडियो में। अल्केन सैचुरेटेड होता है, बाकी दोनों तो अनसैचुरेटेड होते हैं ना। अल्केन इज सैचुरेटेड, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और किसी तरीके का बॉन्ड नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ब्रोमीन वाटर को डिस्कलर नहीं करेगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब अब होमोलोगस सीरीज है ना भाई, तो होमोलोगस सीरीज में मैंने क्या बोला कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर पैटर्न होगा वो सेम होगा। तो ये इस सारे एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, C यानी कार्बन, N यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो C जैसे ग्लूकोज में C6, तो 6 इज N, स्मॉल n, CnH 2n plus 2. This is the general formula for alkanes. आप n का वैल्यू रखिए और फॉर्मूला निकालिए, आपके पास एल्केन का फॉर्मूला आ जाएगा। करके देखा जाए, अगर हम 1 रखते, ठीक है, लेट्स से, अब देखो नाम कैसे रखना है मुझे, मैं n का वैल्यू कितना रख रहा हूं 1, n का 1 वैल्यू का प्रीफिक्स है मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, ठीक है। एल्केन का एन निकाल लेंगे सफिक्स, तो बन गया मेथेन, ये नाम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन एन कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1, वैसे 1 लिखते हैं क्या, कोई बात नहीं लिख देते, ठीक है। C1H 2n यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, बॉड मास तो पढ़ा है, पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई या एडिशन, ऑफ कोर्स एडिशन करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पता था ना। तो ये क्या हो जाएगा, CH 2 1 जा 2 प्लस 2 4, CH4, ये आ गया फॉर्मूला मिथेन का। अरे क्या मिल गया, जादू, इससे तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना।
ऐसा तो अभी तो कुछ देखा ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो, सिर्फ एल्केन का निकाल सकते हो। ठीक है, अब थोड़े कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देंगे इससे या ग्लूकोज का निकाल देंगे, नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस सीरीज का ये फॉर्मूला है उसमें ग्लूकोज आता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आता ही नहीं है। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ एल्केन्स के लिए ये फॉर्मूला CnH2n+2। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 4 सिंगल बॉन्ड्स, एज सिंपल एज दैट, है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल विथ बॉन्ड एंगल ऑफ 108.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन। अब ऐसे ही मान लिया मुझे निकालना है इथेन का। ठीक है, इथेन, एथ है यानी कि 2 कार्बन होगा, एन है यानी कि अल्केन है, मतलब इसी फॉर्मूले पे होगा। तो C2H2 × 2 कितना हो गया, C2H2 2 जा 4 + 2 6, C2H6। अगर निकालना है प्रोपेन का तो क्या हो जाएगा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, तो C3H2 × 3 + 2, तो C3 2 3 6 + 2 8, C3H8। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया इथेन, ये हो गया मीथेन। ऐसे ही ब्यूटेन का निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन का क्या बनेगा, ब्यूटेन निकाल कर देखो, इसका आना चाहिए C4H10। आया, आया तो बहुत बढ़िया बात है, दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं, 4 कार्बन है और सब में हाइड्रोजन जोड़ देना है जितना भी जोड़ सके। तो इस कार्बन से 3 जोड़ेंगे, इन दोनों से 2 2 और इससे भी 3 जुड़ेगा, तो 3 2 5 2 7 3 10 हो गया C4H10। ब्यूटेन के बाद आएगा पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। ठीक है, यही करते रहना है एल्केन्स में। ये सब एल्केन का फॉर्मूला निकलेगा ऐसे। ठीक है, अब जैसे ऑक्टेन का निकालना हो, ऑक्टेन, सबसे पहला ध्यान किस पे जाना चाहिए, अरे ऑक्ट है मतलब 8 कार्बन एटम। दूसरा ध्यान जाएगा कि एन है, एल्केन है, सैचुरेटेड है मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 8 कार्बन कितने हुए, 8, 7 हुए, 8। ठीक है, अब सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ 3 जुड़ेगा, इसके साथ 3 जुड़ेगा, बाकी सब के साथ 2 2 एटम्स जुड़ेंगे। फॉर्मूला आएगा C8H18, इसके डबल से 2 ज्यादा, 2n+2। ठीक है, तो ये है एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, नामकरण ऐसे करना है, प्रीफिक्स लगाओ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम और फिर सफिक्स लगा दो एन। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़े। एल्केन्स में फिलहाल इतनी ही बातें जाननी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग आगे देख लेंगे, पर फिलहाल ये करना सीख लो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी किसी का आइसोमर्स भी बनेंगे, इनफैक्ट सबके आइसोमर्स बनेंगे, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन का भी बनेगा, पेंटेन का भी बनेगा, बताया भी है पहले। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं एल्कीन की तरफ। वो जो प्रीफिक्सेस थे कि 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए, वो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि एल्कीन के लिए अलग है, एल्कीन के लिए अलग, हर जगह सेम है। तो इस बार नाम किस तरीके से हो जाएगा, n का वैल्यू जितना है, मान लिया कि 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 वाले का नाम क्या होगा, 1 का प्रीफिक्स था मेथ। ठीक है, और सफिक्स क्या लगेगा, पिछले बार एन लग रहा था, इस बार इन लगेगा, एल्कीन, एल्कीन, तो हो जाएगा वो 1 कार्बन एटम वाला एल्कीन का नाम हो जाएगा मिथीन, 2 कार्बन एटम वाले का हो जाएगा इथीन, 3 कार्बन एटम वाले का हो जाएगा प्रोपीन, और 4 वाले का ब्यूटीन, देन पेंटीन।
हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एल्केन्स के बारे में खास बातें क्या थी? एक तो ये अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कितने सारे? एक, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा एल्कीन्स में। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के अलावा कुछ ट्रिपल बॉन्ड वगैरह पाया जा रहा है तो वो इस होमोलोगस सीरीज का हिस्सा नहीं है। वो डबल बॉन्ड है, ठीक है, पर वो एल्कीन होमोलोगस सीरीज का हिस्सा नहीं है। एल्कीन जो सीरीज है उसमें दो ही एटम्स पाए जाएंगे, दो टाइप के एटम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, और सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाएगा, सिर्फ एक जगह, ठीक है। और अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, एक से ज्यादा है तब भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिलना चाहिए, बाकी सबका सब सिंगल बॉन्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मिथीन का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? मिथीन एक कार्बन एटम है ना, तो एक कार्बन एटम बनाया। अब मैं बोल रहा हूं कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां पे कार्बन एटम ही एक है, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होगा? कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, काहे का डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो खैर वो भी छोड़ दो, अगर हम लोग डबल बॉन्ड के साथ इसकी वैलेंसी फुलफिल भी करने की कोशिश करें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सच्चाई ये है कि मिथीन नाम का, अगर इसका फॉर्मूला, इसके जनरल फॉर्मूले के हिसाब से इसका फॉर्मूला निकाले तो मिथीन का फॉर्मूला आना चाहिए CH2, ठीक है, ये मिथीन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मिथीन नाम का या CH2 जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। तो एल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन, दूसरा मेंबर होता है इथेन, एल्कीन का पहला मेंबर होगा इथीन, मिथीन नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। तो एक कार्बन एटम के साथ एल्कीन होना पॉसिबल ही नहीं, मिथीन का होना इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इथीन पे। एथ यानी कि दो कार्बन एटम, इन यानी कि एक डबल बॉन्ड, एल्कीन का हिस्सा है, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि दोनों ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। अब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो बचे दो ही ना दोनों के पास, क्या करेगा? उन दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। दिस इज इथीन। फॉर्मूला क्या बन रहा है? C2H4, C2H4। ऐसे ही अगर हम लोग प्रोपीन का बनाए तो क्या बनेगा? प्रोपीन, प्रोप यानी कि तीन कार्बन एटम, एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ध्यान रहे एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और अब ये जो कार्बन है, पहला कार्बन, इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो बचे दो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन एटम ने एक डबल बॉन्ड इधर बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया है, तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बचा एक ही, तो ये उसको शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा हाइड्रोजन के साथ। और ये इसने तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसने ये भी तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, बताओ गिनकर क्या हो जाएगा? C 1 2 3 3H6। नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में कुछ पैटर्न दिख रहा है। मिथीन का फॉर्मूला होना चाहिए था CH2, ये अलग बात है कि होता नहीं है, लेकिन हो रहा था CH2, C1H2, यहां C2H4, यहां C3H6। तो ऐसे ही अगर रीजनिंग में तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए होंगे, अगर हम अगले वाले का फॉर्मूला पूछे कि ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या बोलेंगे? C4, 4 क्यों? क्योंकि ब्यूट है, ब्यूट का मतलब चार कार्बन एटम्स, H8। अगर आपने गेस कर लिया तो फैंटास्टिक। देखो ना, सब में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का डबल है, होमोलोगस सीरीज का यही तो फायदा है, CH2 यूनिट से बढ़ता है ना,
तो इसमें एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, उसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बढ़ा दो तो ब्यूटीन मिल जाएगा, इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ा दो तो पेंटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। दैट्स इट, हो गया। एल्केन में था 2n+2 यानी डबल से 2 ज्यादा होने भी चाहिए, क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड तो होता नहीं है। तो मान लिया कि एक सिंगल, इसमें से एक बॉन्ड अगर टूट जाए, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, तो 2 वैलेंसीज खाली हो जाएंगे ना, तो 2 और हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो एल्केन में होता है CnH2n+2, इसमें होगा CnH2n। ठीक है, तो अगर ऑक्टीन का फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे? ऑक्टीन बोलेंगे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन एटम, तो C8, H कितना 2n है, तो 2 into 8 which is C8H16। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो खुद से, 8 कार्बन बनाएंगे स्ट्रेट लाइन में, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड डालेंगे और सबको सबकी 4 वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, जिसको जितनी जरूरत है। चेक करना, C8 और H16 ही आएगा, 16 हाइड्रोजन एटम से लगेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। समझ में आ रही है मतलब मेरा योगदान सफल हो रहा है, आप अच्छे समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, तो ये बात हुई एल्कीन्स की। ये जो इथीन है ना, इथीन, इसी का एक नाम और है, क्या है पता है? इसे ही हम लोग इथिलीन के भी नाम से जानते हैं, इथिलीन, इथीन को। ठीक है, चल आगे बढ़े। गुड। अगला होमोलोगस सीरीज है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये भी अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, दिस ऑल्सो इज अनसैचुरेटेड, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको। ठीक है, कितने सारे? सिर्फ एक। जिस तरीके से एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड मिल रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स, एक भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है पता है? प्रिडिक्ट कर सकते हो? एल्केन में था CnH2n+2, एल्कीन में हुआ CnH2n, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 से घट गया, उसमें 2 और घटा दो, मिल जाएगा एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n। ये है एल्कीन का। अगर इसमें +2 कर दूं तो हो जाएगा एल्केन का, और अगर -2 कर दूं तो हो जाएगा एल्काइन का। ठीक है, तो एक कार्बन एटम के साथ, 2 कार्बन एटम के साथ, और मान लिया जाए कि 3 कार्बन एटम के साथ। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा? 1 कार्बन एटम यानी कि मेथ, और सफिक्स क्या है? आइन। दूसरा एथ आइन, इथाइन, और तीसरा क्या है? प्रोप आइन, प्रोपाइन। ठीक है, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ऐसे ही ब्यूटाइन, पेंटाइन चलता रहेगा। तो हमने क्या देखा था कि एल्केन में मिथेन होता था, इथेन होता था, प्रोपेन होता था। एल्कीन में मिथीन नहीं हुआ, इथीन हुआ, प्रोपीन हुआ। तो एल्काइन में क्या लग रहा है? मिथाइन तो नहीं होगा, इथाइन भी शायद नहीं होगा, प्रोपाइन से शुरू होगा, ऐसा लग रहा होगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, इसमें भी सिर्फ मिथाइन ही नहीं होता है, बाकी इथाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होना है तो उसके लिए कम से कम तो 2 कार्बन एटम चाहिए ना, 2 कार्बन एटम्स में हो जाता है। ठीक है, तो मिथाइन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक रीजन तो है कि अगर तुम फॉर्मूले के हिसाब से इसका फॉर्मूला निकालोगे, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, तो आएगा n का वैल्यू 1 रखना है, h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 into 1 - 2, यानी कि 2 - 2 0, तो C1H0 यानी कि C, तो ये तो सिर्फ एक कार्बन एटम हो गया, ये तो कहां कोई मॉलिक्यूल बना, कोई कंपाउंड तो बना ही नहीं। तो मिथाइन नाम का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है,
कम से कम तो 2 एटम्स होने चाहिए ना कार्बन के, तब तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। इथाइन का अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो होगा C2H2 into 2 minus 2, कितना हो जाएगा 2 to the 4 minus 2, तो C2H2, दिस इज इथाइन। प्रोपाइन का कैलकुलेट करो तो कैसे होगा C3H3 into 2 minus 2, ठीक है 2n minus 2, क्या हो गया C3H 6 minus 2 4, C3H4। वही बात है, हर स्टेप में एक CH2 यूनिट बढ़ जाएगा, एक कार्बन एटम बढ़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। C2H2 C3H4, ब्यूटीन का हो जाएगा C4H6, पेंटीन का हो जाएगा C5H8 एंड दिस विल गो ऑन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मिथाइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इथाइन की बात करें तो इथाइन में 2 कार्बन एटम है, दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयर कर लिए। कितने बचे शेयर करने को? एक। वो किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा और ये भी एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा, C2H2। इसी इथाइन को हम लोग एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? एसिटिलीन, एसिटिलीन भी इसी का नाम है, इथाइन का। एसिटिलीन वेल्डिंग सुना होगा, ठीक है, जो लोहे होते हैं ना उनको वेल्ड करने में हम लोग इस गैस का यूज करते हैं, एसिटिलीन गैस, इथाइन का ही यूज करते हैं हम लोग उसमें। सो दिस इज इथाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 कार्बन एटम, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, डबल भी नहीं, सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, अब तो एक भी बचा नहीं, तो एक बचा है, तो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड किया। ये कार्बन एटम इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर से शेयर किए हैं इस वाले कार्बन के साथ, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया है, तो 4 हो गए। तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर करने का, इसका चारों वैलेंसी पूरा एक नहीं जुड़ेगा। और ये कार्बन इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो ये भी 3 बॉन्ड और बनाएगा, H H H, C3H4, दैट इज प्रोपाइन। ऐसे ही ब्यूटाइन हो जाएगा C4H6, पेंटाइन हो जाएगा C5H8, हेक्साइन हो जाएगा C6H10, और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है अल्काइन सीरीज। तो ये तीनों होमोलोगस सीरीज है, तीनों में से कोई सा भी सीरीज उठा के देख लो, सारे का जनरल फॉर्मूला सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर पैटर्न सेम है। अंतर क्या है? सिर्फ CH2 यूनिट का, हर 2 कॉन्जेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में एक CH2 यूनिट, यानी एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स का अंतर है, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या सीखना है? सबसे पहला तो वो जो प्रीफिक्सेस बताए अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए, कम से कम 8 तक का याद कर लो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, कम से कम इतना बहुत इजी है, उसमें को है ही क्या, ठीक है। फिर जनरल फॉर्मूला याद करो, अल्केन का क्या है? CnH2n+2, अल्कीन का क्या है? CnH2n, अल्काइन का क्या है? CnH2n-2। अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड्स, अल्कीन में एक डबल बॉन्ड बाकी सब सिंगल, और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड बाकी सब सिंगल। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है, नाम में तो कुछ करना ही नहीं है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो उसका प्रीफिक्स ले लो, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में जो भी है उसका सफिक्स ले लो, ठीक है, एथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। जो पूछे सबसे पहले देखें कि किस सीरीज का हिस्सा है, उसका फॉर्मूला के हिसाब से, और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से फॉर्मूला निकाल देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर है बात? तो अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही 3 होमोलोगस सीरीज होते हैं, और भी होता है, कोई सा भी होमोलोगस सीरीज हो सकता है। एक अल्कोहल भी सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, वो भी एक सीरीज है, ठीक है। सबका एक जनरल फॉर्मूला आएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। बात क्लियर है? तो इतनी ही बातें बतानी थी आपको होमोलोगस सीरीज में। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये क्लास 10th के लिए बहुत अच्छा बेस बना देगा तुम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, तो एकदम फंडामेंटल सीरीज है। ये तीनों नहीं समझ में आएगा तो फिर शायद ही आगे की चीजें समझ में आए। तो अगर अच्छे से क्लियर नहीं हो गया है, कुछ डाउट्स वाउट रह गया हो, तो
रिपीट कर लो वीडियो को, अभी तुरंत जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेना, कभी भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, एकदम हंसी खुशी मस्त रहिए।